ठीक है, तो फिर आज नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। our next chapter is accounts for holding companies। ठीक है, अकाउंट्स फॉर एन होल्डिंग कंपनी। तनिष्क, कुछ आइडिया है व्हाट इज एन होल्डिंग कंपनी, या कब एक कंपनी को दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बोल दिया जाता है? मेजर स्टेक को हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है जी, तो मोर देन 50% या 51% बोल देते हैं। तो बिल्कुल ठीक आपने बोला, व्हेन अ कंपनी होल्ड मोर देन, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं व्हेन अ कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी। ठीक है, तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग को ओन करती है, तो वो कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाती है। ठीक है, तो एक कंपनी को हम दूसरी कंपनी की होल्डिंग कब बोलेंगे? जब उस कंपनी ने दूसरी वाली कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर अपने नाम से खरीद के रखे हुए हैं। ठीक है, तो सच कंपनी बिकम्स द होल्डिंग ऑफ द अदर कंपनी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, ठीक है, एबीसी कंपनी होल्ड्स, ठीक है, एबीसी कंपनी होल्ड्स 12,000 शेयर्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी। ठीक है, तो मैंने एक वैसे एग्जांपल लिखा है, वो कहता है एक एबीसी कंपनी है जो XYZ कंपनी के टोटल 20,000 शेयर्स में से 12,000 शेयर्स को होल्ड करती है। तो क्या यहां पर आपको लगता है इन दोनों कंपनीज के बीच में होल्डिंग का रिलेशन बनता है? बन जाता है। 60% शेयर्स है उसके पास। ठीक है, तो 20,000 का 60%, 12,000 शेयर्स है उसके पास। तो इसका मतलब है जो एबीसी कंपनी आपको गिवन है, दैट होल्ड्स 60% शेयर ऑफ XYZ कंपनी। ठीक है, तो एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी के 60% शेयर खरीदे हैं। तो हमने मोर देन 50% की बात की है, तो उस कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसका मतलब एबीसी कंपनी बिकम्स द होल्डिंग कंपनी ऑफ XYZ कंपनी। तो इन दोनों के रिलेशन को क्या बोलेंगे? एबीसी कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी बोल देंगे, और XYZ जो कंपनी है इसको हम सब्सिडरी कंपनी बोल देंगे। ठीक है, तो दो टर्म्स यहां पर जो हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो जिस कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे 50% से ज्यादा, उस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी के नाम से डिनोट करेंगे, और जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे गए होंगे उस कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी के नाम से यहां पर डिनोट करेंगे। ये दो टर्म समझ आती हैं आपको? ठीक है, सिंपल सी चीज। तो जो खरीदने वाली कंपनी है 50% से ज्यादा शेयर, दैट बिकम्स दी होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे गए हैं वो बन जाती है आपकी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली मेरे आंसर में मुझे क्या करना होगा? ठीक है, तो फाइनली मेरे आंसर में मुझे क्या प्रिपेयर करना होगा? अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर द होल्डिंग कंपनी, एक्चुअली मुझे आंसर में ये चीज प्रिपेयर करके दिखानी होगी। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्या मतलब है? बैलेंस शीट फॉर, या बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड दी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, दोनों को इकट्ठा करते हुए। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैं होल्डिंग कंपनी के लिए आगे शॉर्ट फॉर्म एच कंपनी यूज करूंगा, और सब्सिडरी कंपनी के लिए मैं एस कंपनी लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमने क्या प्रिपेयर करना होगा? दोनों कंपनीज को इकट्ठा करते हुए एक सिंगल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें बनानी है।
तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को इकट्ठा करते हुए कंबाइंड बैलेंस शीट हमें आंसर में फॉर्म करके दिखानी होगी। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट बनाने के लिए 5 स्टेप्स मुझे कैलकुलेट करने हैं। वो 5 स्टेप्स करने के बाद उसको बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हुए कंसोलिडेट करके बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये चीज इस पूरे चैप्टर में हमें करनी है। फाइनली जो मेरा एक्चुअल आंसर है दैट इज दी कंसोलिडेटेड या कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ बोथ दी कंपनीज टुगेदर मुझे बना के दिखानी है, जिसको बनाने के लिए 5 स्टेप्स मुझे कैलकुलेट करने हैं, जो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे सोल्यूशन में स्टेप नंबर 1 होगा कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशियो। पहले तो मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। मीन द रेशियो ऑफ शेयर held by the holding company and the subsidiary company। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं और सब्सिडरी कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, उसकी हमने यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करके बतानी है स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, तो होल्डिंग के नाम से लिखा है। ये जो माइनॉरिटी की हमने बात की है, माइनॉरिटी का मतलब है सब्सिडरी कंपनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के पास कितने कितने शेयर्स हैं, उसकी रेशियो मुझे यहाँ स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट कर देनी है। एक बार देख के बताइए, ये चीज समझ आती है कि क्या चीज पहले स्टेप में हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हाँ, अगर मैं भी यही बोलने लगा था, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूं कि एबीसी कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 20,000 में से 12,000 शेयर खरीदे हुए थे, तो इसका मतलब क्या रेशियो है, 12,000 इज टू 8,000, कि होल्डिंग कंपनी के पास 12,000 शेयर हैं और माइनॉरिटी या सब्सिडरी कंपनी के पास कितने शेयर हैं, दैट इज 8,000। तो इसका मतलब क्या रेशियो बन जाती है आपकी, 3:2 की ये रेशियो बन जाती है, या 60-40 आप बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 3:2। प्लीज देख के बताइए स्टेप नंबर 1 ये चीज समझ आती है। ठीक है, चाहे तो आपने अभी ज्वाइन किया है, तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, एक कंपनी दूसरे की कब होल्डिंग बन जाती है, जब दूसरी कंपनी के उसने 50% से ज्यादा शेयर खरीदे होते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिखा था कि एक एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी के 20,000 में से 12,000 शेयर खरीदे हुए थे, तो इसका मतलब 60% शेयर खरीदे हैं। तो ये जो एबीसी कंपनी है, दैट बिकम्स द होल्डिंग कंपनी ऑफ दिस XYZ कंपनी। एबीसी कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी बोल देंगे, XYZ कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी बोल देंगे। ठीक है, तो मैं इनको बता रहा था कि हमें एक्चुअली आंसर में क्या चीज कैलकुलेट करके बतानी होगी, या क्या चीज एक्चुअली आंसर में प्रिपेयर करनी होगी, दैट इज द कंबाइंड या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज टेकन टुगेदर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये स्टेप्स हम लिखने लगे हैं, जिसमें पहला स्टेप हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज दी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के पास कितने कितने शेयर्स हैं, उसकी रेशियो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सब्सिडरी के लिए यहाँ टर्म माइनॉरिटी यूज की गई है, तो होल्डिंग के शेयर्स और माइनॉरिटी के शेयर्स उसकी रेशियो यहाँ पर उसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके या रेशियो कैलकुलेट करके दिखानी है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो अगर 20,000 में से 12,000 शेयर होल्डिंग के पास हैं, तो इसका मतलब 8,000 शेयर माइनॉरिटीज के पास होंगे। तो 12 और 8 या 3:2 की रेशियो बन जाती है, जो स्टेप नंबर 1 में हमारी होल्डिंग माइनॉरिटी रेशियो में कैलकुलेट करके हमें दिखानी। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। चाहत यहाँ तक कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई, प्लीज एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड रेशियो। ठीक है, जो सेकंड मुझे अपने स्टेप में कैलकुलेशन करनी है दैट इज अ रेशियो ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड एंड द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अनन्या, आप मुझे ये बता सकते हैं व्हाट कैन बी द प्री एक्विजिशन पीरियड।
हाँ जी, उसके पहले का पीरियड। एक्विजिशन का मतलब खरीदने की बात कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, प्री एक्विजिशन पीरियड, द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर till the date the shares are purchased by the holding company। ठीक हो गया था, जो भी साल की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, उस साल की जो स्टार्टिंग डेट है, ओपनिंग डेट जिसको हम बोलते हैं, वहां से लेके जिस डेट पे एक्चुअली होल्डिंग कंपनी ने उस कंपनी में शेयर्स खरीदे थे, तो वहां तक का जो पीरियड है उसको हम प्री एक्विजिशन पीरियड बोल देते हैं। तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड क्या हो जाएगा? हाँ जी चिराग, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड क्या हो जाएगा फिर? उसके बाद का पीरियड कहां से कहां तक, अगर इसी स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर मैं पूछूं आपसे, तो किस डेट से लेके किस डेट तक का परचेज किए थे? बिल्कुल ठीक, जिस दिन शेयर्स परचेज किए थे उस डेट से लेके कब तक? ईयर के एंड तक, जो अकाउंटिंग ईयर वो कंपनी मेंटेन कर रही है उसके एंड की डेट तक वो आपका पोस्ट एक्विजिशन पीरियड बन जाएगा। तो बिल्कुल ठीक आपने बोला है, पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द एंडिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एंडिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो ये आपको इसकी रेशियो स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करके बतानी है कि जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने शेयर खरीदे थे सब्सिडरी कंपनी में, उससे पहले की पीरियड कितना लाया करता है, उसके बाद का पीरियड कितना होता है, तो उसकी रेशियो बनानी है, और वो स्टेप नंबर 2 में हमारा आंसर बनेगा प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड की रेशियो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि एक बैलेंस शीट आपको दी गई है और सब्सिडरी कंपनी, जिसकी लायबिलिटी साइड पे आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 shares of ₹10 each, 5 लाख। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, और आपको गिवन है, और ये बैलेंस शीट की डेट है, दैट इज फ्रॉम 1/4/19 टिल 31/3/20। ठीक है जी, और आपको नीचे गिवन है द होल्डिंग कंपनी परचेज्ड 40,000 shares of subsidiary company as on say for example 1/11/2019। हाँ जी, होल्डिंग कंपनी purchased 40,000 shares of the subsidiary company as on 1/11/2019। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि प्री एक्विजिशन पीरियड कितना हो जाएगा और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना होगा। ठीक है, फटाफट से अगर यही क्वेश्चन है, मुझे स्टेप नंबर 1 का आंसर भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि होल्डिंग और माइनॉरिटी की रेशियो कितनी हो जाएगी। कोई मुझे बता सकता है क्या आंसर होगा स्टेप नंबर 1 का? बोले प्लीज फटाफट से। अगर ये 4:5 या 4:1? 4:1, टोटल 5 है। ठीक है, तो टोटल यहां पर कितने शेयर हैं? 50,000 शेयर हैं, जिसमें से 40,000 शेयर किसके पास है? होल्डिंग के पास। तो होल्डिंग और माइनॉरिटी, तो होल्डिंग के पास 40,000 शेयर, टोटल 50 से, इसका मतलब माइनॉरिटी के पास है 10,000 शेयर। तो आपकी होल्डिंग माइनॉरिटी की रेशियो बन जाती है, दैट इज 4:1। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें स्टेप नंबर 1 जो हमें कैलकुलेट करना है होल्डिंग माइनॉरिटी की रेशियो, दैट रेशियो कम्स टू 4:1। ये चीज सबको समझ आती है? प्लीज एक बार बताइएगा, ये चीज सबको समझ आता है? चले, अब बात करते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड जिसकी रेशियो मुझे बनानी है। अर्पित मुझे बताएंगे प्री एक्विजिशन पीरियड किस डेट से किस डेट तक हो जाएगा? फर्स्ट अप्रैल 19 से लेके कहां तक?
1 नवंबर 19 तक, बिल्कुल ठीक आपने बोला। और आपका पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हो जाएगा 1/11/19 से लेके 31/3/20। ठीक है, तो देखें प्री में कितना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने 7 मंथ्स हो गए। नवंबर नहीं करना, 1 नवंबर है, तो 7 मंथ्स यहां पर है, 5 मंथ्स यहां पर है। तो स्टेप नंबर 2 का मेरा जो आंसर बन जाता है दैट इज 7:5। ये प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। देख के बताइएगा, स्टेप नंबर 2 सबको समझ आता है। ठीक है, हाँ जी चिराग, नितिका और बाकी सब। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 दैट इज द प्री एक्विजिशन पीरियड टू पोस्ट एक्विजिशन पीरियड रेशियो। स्टेप नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरी कैलकुलेशन का, जिसमें जनरली स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड दी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का क्या मतलब है, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाए थे इस प्री एक्विजिशन पीरियड में, वो बन जाएंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और जो कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए थे आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो आपके आ जाएंगे इन दी टॉपिक या इन दी हेडिंग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है जी, इट इज प्री एक्विजिशन पीरियड के लिए या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं। हाँ जी तनिष, क्या होती है वो टर्म? तनिष को आप यहाँ पर, अच्छा ये मेरे ख्याल से ये आपको सीए फाइनल में आता है। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन, अच्छा इसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली जो इसके लिए टर्म यूज की जाती है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, दैट इज द कैपिटल प्रॉफिट्स। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स के लिए हम यूज करते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स। ठीक है, तो किसी भी टर्म किसी भी नाम से आपको गिवन हो सकता है, या तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स के नाम से क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, या कैपिटल प्रॉफिट्स के नाम से हो सकता है। सेम ऐसे ही पोस्ट एक्विजिशन पीरियड या रेवेन्यू प्रॉफिट उसके नाम से आपको गिवन हो सकता है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि क्वेश्चन में किस तरह से गिवन होगा और किस तरह से आपको पूरे साल का प्रॉफिट स्प्लिट करना होगा बिटवीन द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, इसमें मैं फर्स्ट केस उठा रहा हूं, केस नंबर 1। ठीक है, ये 4-5 केसेस में मैं आपको समझाऊंगा ये कैलकुलेशन, प्लीज ध्यान से समझना। जो भी चीज या जो भी पॉइंट नहीं समझ आएगा मुझे वहीं पर रोक देना, क्योंकि यही कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी में सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 1 आप बोल सकते हैं। आपको बैलेंस शीट गिवन है सब्सिडरी कंपनी की। ठीक है, जिसमें आपको लाइबिलिटी साइड पे गिवन है सरप्लस दैट इज 90,000 रुपीज, और आपको जनरल रिजर्व गिवन है दैट इज 60,000 रुपीज। ठीक है, बैलेंस शीट है एज ऑन 31/3/2020। ठीक है जी, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स में दिया गया है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द सरप्लस अकाउंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी showed a balance of ₹50,000 and the reserves या general reserve had a balance of ₹50,000। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो अब मुझे इसमें से स्प्लिट करके बताना है कि ये जो पूरे साल के सरप्लस और जनरल रिजर्व आपको गिवन है, इसमें से कितने प्री एक्विजिशन में लाई करते हैं और कितने पोस्ट एक्विजिशन में लाई करते हैं। As on the date of acquisition, the surplus account of subsidiary company showed a balance of ₹50,000 and the reserves had a balance of ₹50,000।
हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है कि अगर ऐसी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप कैसे बता सकते हैं कि कितने प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स हैं और कितने पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स हैं? ठीक है, प्रॉफिट्स का मतलब ये नहीं है सिर्फ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, आपने बोला है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आप बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बोल रहा था ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ चाहे मैंने प्रॉफिट्स लिखा है, पर प्रॉफिट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पीएनएल अकाउंट, आपके रिजर्व्स भी इसमें इंक्लूड हम करके चलेंगे। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स आप बोल सकते हैं, एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो मेरे को एक आंसर मिला है कि जो सरप्लस अकाउंट आपको दिया गया है दैट इज 90,000। तो जो उसने बोला एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कितना इसका बैलेंस था? 50,000, नहीं सॉरी, कितना था? हाँ जी, 50,000 था। तो वो कहते हैं कि वो प्री एक्विजिशन में आ जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ 40,000 है वो आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन में। ठीक है, तनिष्क और अनन्या की तरफ से मुझे ये आंसर मिला है। अगर कोई इसको कॉन्ट्रोडिक्ट करता है तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। या क्या? हाँ, नहीं वो आप ठीक बोल रहे हैं। मैं अगर सिर्फ सरप्लस की बात करता हूँ, तो सरप्लस अगर 90,000 का है, उसको मुझे प्री पोस्ट में स्प्लिट करना है, तो ये मुझे एक आंसर मिला है कि सर जो सरप्लस का बैलेंस एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 50,000 था, उसको प्री में डाल दीजिए, और बाकी 90 में से जो 40 बचता है उसको पोस्ट में डाल दीजिए। क्या ये आंसर सही है? मैं बाकियों से पूछ रहा हूं, या आपको लगता है कि इसका कुछ और आंसर होना चाहिए? सही है तो आंसर करिए, अगर कुछ और लगता है तो मुझे आंसर बताइए क्या होना चाहिए। हाँ जी, अर्पित, चिराग, पार्थ, चाहत, नतिका, आदिति। इसी साल का है, इसी साल के एंड की बैलेंस शीट गिवन है, तो एंड की वैल्यूज है। ठीक है, एक्विजिशन हम यही मान लेते हैं, सेम क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक्विजिशन 1/11/19 को की गई थी। ठीक है, हम यही सेम क्वेश्चन में इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसी बैलेंस शीट को। ये बैलेंस शीट में आप ये क्या डालना चाहते हैं ऐसे डाल लीजिए। इक्विटी कैपिटल 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच 5 लाख, जिसमें से 40,000 शेयर होल्डिंग ने खरीदे थे 1/11/2019 को। तो स्टेप नंबर 1 का आंसर मेरा निकला होगा 4:1। स्टेप नंबर 2 का मैंने आंसर निकाला 7:5। स्टेप 3 अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सरप्लस स्प्लिट करके ये मुझे आंसर मिला है 50 एंड 40। ठीक है ये, या गलत है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जिस दिन वो कहता है शेयर खरीदे थे, उस दिन प्रॉफिट इतना था, तो इसका मतलब शेयर खरीदने से पहले का प्रॉफिट 50,000 था। साल के एंड पे मुझे पता है टोटल प्रॉफिट कितना है, 90,000 है, तो उसका मतलब 40,000 का प्रॉफिट शेयर खरीदने के बाद का डेट का होगा, जिसको हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बोल रहे हैं। सेम ऐसे जनरल रिजर्व, टोटल जनरल रिजर्व 60,000 आपको दिया गया है, जिसमें आपको बोला है टिल दी डेट ऑफ एक्विजिशन रिजर्व कितने थे? 50,000। और उसके बाद में कितने हुए? टोटल 60 थे, तो इसका मतलब 10,000। उसके बाद हमने रिजर्व ट्रांसफर किए होंगे, तो इसका मतलब पोस्ट में आ जाती है वैल्यू 10,000। तो मेरे टोटल प्री प्रॉफिट कितने बन जाएंगे? 50,000 ये, 50,000 ये, और पोस्ट की वैल्यू 40,000 और 10,000। ठीक है, केस नंबर 1 प्लीज एक बार देख के बताइएगा। अगर किसी को डाउट है तो मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज मैं आपके रिप्लाई की वेट कर रहा हूं, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है प्लीज फटाफट से एक बार क्लियर आउट करिए। ठीक है जी, बाकी लोग भी प्लीज एक बार रिप्लाई करिए, सिर्फ 3-4 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चाहत, अनन्या, आदिति, नतिका, पार्थ। ठीक है जी, तो पहला तो केस हमने किया, ये पहले टाइप का क्वेश्चन जो आपको गिवन हो सकता है वो यहां हमने डिस्कस किया है। सेकंड केस नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, यही बैलेंस शीट उठा रहा हूं मैं। ठीक है, सेम बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट बदल देता हूं। ठीक है, इसी बैलेंस शीट के साथ अगर आपको एडजस्टमेंट गिवन है, द बैलेंस ऑफ surplus account as on 1/4/19 was say 50,000, and that of general reserve
वॉज से ₹40,000। ठीक है, मैं बैलेंस शीट यही उठा रहा हूं जो मैंने यहाँ पर यूज की थी, बैलेंस शीट वही है। ठीक है, दोबारा लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं तो आप बोल सकते हैं सेम बैलेंस शीट वहां पर लिख लीजिए। एडजस्टमेंट थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है। अब वो कहता है कि 1419 को जो सरप्लस अकाउंट का बैलेंस था इस कंपनी का वो 50,000 का था, और जो जनरल रिजर्व का बैलेंस था वो 40,000 का था। अब कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है कि प्री एक्विजिशन पीरियड में कितना प्रॉफिट रहा होगा और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कितना प्रॉफिट रहा होगा। प्रॉफिट मींस दोनों सरप्लस भी और जनरल रिजर्व भी। पहले द बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट as on 1/4/2019 was 50,000 and that of the general reserve was rupees 40,000। हाँ, चले तो पहले सरप्लस को स्प्लिट करने की बात करते हैं। तो सरप्लस अकाउंट का बैलेंस आपको दिया गया था 90,000 रुपए और वो था 31,320। हाँ जी तनिष्क, आपको क्या लगता है इसको कैसे स्प्लिट किया जाए? 1/4/19, इसका मतलब ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, पिछले साल का बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस ये हो गया 50,000 रुपए। इसका मतलब 1419 से लेके 31,320 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? दैट इज 40,000 बैलेंसिंग फिगर, तभी 90 बना होगा। इसको 7:5 में बांट देते हैं क्योंकि पूरे साल में 7 महीने तो प्री एक्विजिशन में हमने डिस्कस किए थे और 5 महीने हमने डिस्कस किए थे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। तो बिल्कुल ठीक आपने बोला है। तो मुझे ये बताइए जो ओपनिंग बैलेंस है ये प्री में आएगा या पोस्ट में आएगा या किसी में नहीं आएगा? प्री में आएगा, खरीदने से पहले की ही डेट का है। तो ये भी प्री है और ये भी प्री है, ये वाला हिस्सा आपका पोस्ट में चला जाएगा। प्लीज एक बार देख के बताइए ये चीज समझ आती है सबको? अगर किसी को भी डाउट है फटाफट से क्लियर करिएगा। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, चले तो मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया है, जिन्होंने किया है वो क्लियर बोल रहे हैं। ऐसे मुझे जनरल रिजर्व स्प्लिट करके बताइए क्या वैल्यूज होनी चाहिए। जनरल रिजर्व आपको गिवन है, टोटल कितना था हमारे पास? 60,000, और ये वैल्यू थी 31/3/20 की। ओपनिंग 1/4/19 की वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज इक्वल टू 40,000। इसका मतलब है 1/4/19 से 31/3/20 पूरा साल जो है उसकी वैल्यू बन जाएगी हमारी 10,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर। और पूरे साल में 7 महीने प्री है, 5 महीने पोस्ट है, तो ये दोनों आपके प्री में चले जाएंगे और ये वाला हिस्सा आपका पोस्ट में चला जाएगा। देखिए जी ये चीज समझ आती है ना आप सबको? ठीक है, तो ध्यान से जैसे भी क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको प्री पोस्ट में स्प्लिट करना है। चलिए केस नंबर 2 सबको समझ आता है, केस नंबर 3 पे चलते हैं। सॉरी 20,000, 60,000 टोटल था। ठीक है, तो अगर 40 ओपनिंग है तो 20,000 आपका करंट ईयर का आ जाएगा और करंट ईयर में 7:5 में इसको स्प्लिट करते हुए प्री और पोस्ट फर्दर और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक बोल जी। ठीक है, केस नंबर 3। मैं बैलेंस शीट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सब्सिडरी कंपनी की जो बैलेंस शीट है एज ऑन 31/3/20, उसमें आपको एसेट साइड पे गिवन है सरप्लस अकाउंट, सिर्फ एग्जांपल 40,000 रुपीज। ठीक है, जनरल रिजर्व नहीं, मैं सिर्फ ये ऐसे ही लेके चल रहा हूं कि सरप्लस अकाउंट गिवन है। एडजस्टमेंट्स में आपको दिया गया है द बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट एज ऑन 1/4/19 वॉज ए -20,000। अब मुझे स्प्लिट करके बताना चाहिए सरप्लस को प्री और पोस्ट में कितना कितना आएगा। -20,000 का क्या मतलब है? लॉस है। ठीक है जी, और मुझे पहले ये बताइए सरप्लस अकाउंट गिवन ऑन दी एसेट साइड, इससे आपको क्या समझ आता है? पहले मुझे ये बताइए सरप्लस अकाउंट गिवन ऑन दी एसेट साइड, इससे आपको क्या समझ आता है? प्रॉफिट है, लॉस है? लॉस, मतलब नेगेटिव सरप्लस आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब सरप्लस अकाउंट को जो बैलेंस आपको दिया गया है एज ऑन 31/3/20 दैट इज अ वैल्यू ऑफ -40,000।
इसमें से मुझे ओपनिंग दिया गया है 1419 को, दैट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ 20,000। तो 1419 से लेके 31,320 तक क्या वैल्यू रही होगी कि साल के एंड में टोटल -40,000 बन गया हो? कितनी वैल्यू होगी? 20,000 का लॉस। ठीक है अर्पित, आपने कहीं गलती कर दी है। साल के एंड पे -40,000 चाहिए है, साल के एंड स्टार्टिंग में -20,000 की वैल्यू थी, तो इसका मतलब पूरे साल में -20,000 और बड़ा होगा, तभी -20 और -20 ऐड होके -40 बन गए होंगे। ठीक है, उसमें से भी 7:5 प्री पोस्ट में डालें तो ये चीज आपकी प्री में चली जाएगी और ये वाला हिस्सा आपका पोस्ट में चला जाए। ठीक है, नेगेटिव है तो जब आप आगे टोटल कैलकुलेशन प्रॉफिट की करेंगे उसमें भी आप नेगेटिव टर्म्स में इसको लिख के दिखा देंगे। देख के बताइए केस नंबर 3 समझ आता है सबको? बाकी लोग? ठीक है, ठीक है जी। केस नंबर 4। ठीक है, सेम बैलेंस शीट ले लेते हैं। सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट 31,320 को आपको गिवन है। सरप्लस एसेट साइड पे दिया गया है 40,000 रुपए और एडजस्टमेंट्स में आपको दिया गया है द बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट एज ऑन 1419 वॉज 660,000 रुपीज पॉजिटिव। अब मुझे स्प्लिट करके बताइएगा प्री पोस्ट में क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट सरप्लस एसेट साइड पे 40,000 गिवन है, जैसे पिछले में लिखा था। पिछले में मैंने लिखा था द बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट एज ऑन 1419 वाज -20,000, इसमें लिखा है +60,000 कि द बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट एज ऑन 1419 वाज +60,000। अब मुझे कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जो सरप्लस अकाउंट टोटल नेगेटिव आपको 40,000 गिवन है, इसमें से 1419 जो कि ओपनिंग वैल्यू थी दैट वाज +60,000। तो नितिका 1419 से लेके 31,320 तक क्या वैल्यू रही होगी? 1 लाख नेगेटिव में, क्योंकि इसको और इसको ऐड करके ये मुझे बनाना है, तो इसका मतलब 1 लाख यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रही होगी, तभी इसको दोनों को ऐड करेंगे तो -40,000 का आंसर आएगा, जिसमें से दोबारा से 7:5 के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये वाला हिस्सा आपका प्री में चला जाएगा और ये वाला हिस्सा आपका पोस्ट में चला जाएगा। देख के बताइएगा ये चीज सबको समझ आती है? चलिए अगला केस में लिखता हूं, केस नंबर 5। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट आपको दी गई है 31,320 को। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है सरप्लस लायबिलिटी साइड पे 40,000, एडजस्टमेंट्स में आपको दिया गया है द बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट एज ऑन 1419 वाज -60,000 या -40,000 कर लेते हैं। अब मुझे स्प्लिट करके बताइएगा। ठीक है, फटाफट से मुझे स्प्लिट करके आंसर बताइएगा क्या आता है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि आपको गिवन है सरप्लस अकाउंट as on 31,320 that was a positive value of 40,000। 1419 जो इसकी ओपनिंग वैल्यू दी गई थी वो दी गई थी -40,000। तो इस -40,000 को मुझे +40,000 में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब 1419 से 31,320 की वैल्यू रही होगी दैट इज अ वैल्यू ऑफ 80,000, तभी +80 -40 +40 बनेगा। अब इस 80 में भी क्या है, 7 मंथ्स प्री में है और 5 मंथ्स पोस्ट में है,
तो ये वाला हिस्सा प्री में चला जाएगा और ये वाला हिस्सा आपका पोस्ट में चला जाएगा। समझ आती है ये चीज? ठीक है, सिंपल है। चलिए लास्ट केस लिखते हैं, केस नंबर 6। आपको सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन 31/3/20। लायबिलिटी साइड पे सरप्लस गिवन है 60,000 और जनरल रिजर्व दिया गया है से फॉर एग्जांपल 40,000। ठीक है, एडजस्टमेंट में कुछ ने लिखा है जो भी हमने पिछले 5-6 केसेस में किया है, ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से डील करना है? ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं और वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है, व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, ठीक है, तो पहले वो कहता है कि अगर जनरल रिजर्व या किसी भी रिजर्व के बारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हमने क्या करना है, दीज आर टेकन एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, वो कहता है अगर जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताई गई है क्वेश्चन में कि किस तरह से प्री और पोस्ट में आपने इसको बांटना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी रिजर्व आपको दिया गया है वो टोटल वैल्यू प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में इंक्लूड करके आपने दिखा देनी। ठीक है जी। सेकेंड चीज, व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, ठीक है, सेकंड पॉइंट वो कहता है कि अगर सरप्लस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है, इट इज टेकन एज करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो इससे आपको क्या समझ आता है, करंट ईयर प्रॉफिट का क्या मतलब, प्री या पोस्ट या प्री पोस्ट दोनों? दोनों। करंट ईयर प्रॉफिट का मतलब है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सरप्लस अकाउंट है, जो आपको ये वैल्यू गिवन है दैट इज 60,000, ये वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम 1419 टू 31/3/20 करंट ईयर का प्रॉफिट। पर करंट ईयर में हमें पता है 7 महीने प्री में है, 7 पोस्ट में है, तो मुझे इसको प्री पोस्ट में इस तरह से सेग्रीगेट करके दिखा देना होगा। ठीक है, तो ये 6 केसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना दिखाया जा सकता है या पूछा जा सकता है। तो प्लीज एक बार इसको गो थ्रू करके बताइएगा, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई है मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे भी आपको केसेस जो आपको क्वेश्चन में गिवन थे उसके अकॉर्डिंग आपको स्प्लिट कर देना है। तो फाइनली कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, तो सरप्लस या रिजर्व जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, एज पर द गिवन केसेस उसको आपने स्प्लिट कर दिया प्री पोस्ट में, तो उसके बाद टोटल कर लेंगे कि प्री में कितना आया है और पोस्ट में कितना आया है। ठीक है, तो जो भी आपको सरप्लस या रिजर्व गिवन है उसका टोटल आपने प्री और पोस्ट का कर देना। तो ये जो भी टोटल वैल्यूज आएंगी इसको आपने क्या करना है, होल्डिंग और माइनॉरिटी की रेशियो में बांट देना। मैं स्टेप 3 को ही कंप्लीट कर रहे हैं। स्टेप 3 में पहले मैंने आपको ये बताया सेग्रीगेशन कैसे करनी है। सेग्रीगेशन करने के बाद जो भी सेग्रीगेटेड प्री प्रॉफिट्स हैं और पोस्ट प्रॉफिट्स हैं उसको इकट्ठा करके टोटल कर देना। ठीक है, कि प्री में टोटल कितने प्रॉफिट आए, पोस्ट में टोटल कितने प्रॉफिट्स आए, वो हमने यहाँ पर टोटल करके दिखा देना है। उस प्री पोस्ट का करना क्या है, प्री को भी होल्डिंग और माइनॉरिटी की रेशियो में बांट देना है, पोस्ट वाले टोटल प्रॉफिट्स को भी होल्डिंग और माइनॉरिटी की रेशियो में बांट देना है। हाँ जी, हाँ, होल्डिंग वही आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जिस दिन प्री एक्विजिशन के जो प्रॉफिट्स हैं उसको होल्डिंग में क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि होल्डिंग अज्यूम की जाती है कि जिस भी साल, जैसे 111 को हमने जो एग्जांपल लिखा था कि 111 19 को शेयर्स खरीदे गए,
हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो होल्ड है वो 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए जो उसका हिस्सा प्री में भी आता है वो यहां पर हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। ठीक है, चाहे एक्चुअली ड्यूरिंग द ईयर उसने ये स्टेक टेक ओवर किया था, पर कैलकुलेशंस के लिए या इसका जो लॉ डिसाइड किया गया है वो कहता है कि हम अज्यूम करके चलेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ये कंपनी एज अ होल्डिंग कंपनी दूसरे के लिए काम कर रही। ठीक है, अब तक इसीलिए होल्डिंग में प्री का हिस्सा भी बांट के दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर मेरा स्टेप नंबर 3 खत्म होता है कि टोटल प्री प्रॉफिट्स और टोटल पोस्ट प्रॉफिट्स को फाइनली होल्डिंग और माइनॉरिटी के रेशियो में हमने बांट दिया। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो स्टेप आता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कि सब्सिडरी की अब टोटल क्या वैल्यू बनती है इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो जैसे में हमने जो एग्जांपल ये 6 केसेस में यूज किया था उसी एग्जांपल को यूज करें, तो हमने क्या लिखा था कि सब्सिडरी कंपनी के टोटल 50,000 शेयर थे, जिसमें से 40,000 किसके पास थे, होल्डिंग वालों के पास थे। तो 40:10 या 4:1 की हमने रेशियो निकाली थी होल्डिंग और माइनॉरिटी, जिसमें हमने ये पिछले वाला पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक, तो यहां हमने बात की है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी के पास कितने शेयर थे, 10,000 शेयर थे, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज आपको दी गई थी, तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज की आपकी पहली वाली वैल्यू यहां पर कैलकुलेट होके दिखा दी जाएगी। ये चीज देख के बताइएगा, ये चीज समझ आती है, बोलिए प्लीज। हमारा जो एग्जाम्पल था हमने बैलेंस शीट में क्या लिखा था कि टोटल 50,000 शेयर थे ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख, जिसमें से 40,000 होल्डिंग ने खरीद लिए थे, तो इसका मतलब 10,000 सब्सिडरी के पास थे। तो उस 10,000 शेयर की फेस वैल्यू क्या थी, 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, इसमें आपने ऐड क्या करना है, शेयर ऑफ माइनॉरिटीज इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, और इसमें ऐड करना है शेयर ऑफ माइनॉरिटीज इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा उठा के यहां पर इसमें ऐड कर देना है। ये तीनों का टोटल जो आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो फेस वैल्यू जो इनकी शेयर्स की थी वो, उसमें ये वाला हिस्सा जो स्टेप 3 में माइनॉरिटी में आपने ट्रांसफर किया है, प्री का और पोस्ट का, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ये आपका स्टेप नंबर 4 का आंसर बन जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहां दिखाया जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। प्लीज एक बार देख के बताइएगा, स्टेप नंबर 4 में कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ठीक है, स्टेप नंबर 5, इसके बाद हमने लास्ट स्टेप नंबर 5 करना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इसके लिए आपने क्या कैलकुलेशन करनी है, परचेज प्राइस ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में लिखा था कि 50,000 शेयर्स थे 10 रुपए के 5 लाख, जिसमें से होल्डिंग ने 40,000 शेयर्स खरीदे थे और सब्सिडरी या माइनॉरिटी के पास 10,000 शेयर्स बच गए थे। तो हम लिख लेते हैं जो 40,000 शेयर्स खरीदे थे परचेज फॉर से ₹5 लाख। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में इसी को थोड़ा सा लिखा है। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल लिखा था उसमें सिर्फ ये लिखा था कि कितने शेयर्स खरीदे हैं, और वो शेयर्स कितने में खरीदे हैं मैंने लिख दिया यहाँ फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज। तो पहली चीज वही यहाँ पर आपने इंक्लूड करनी है
कि जो शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी ने खरीदे थे वो किस प्राइस में खरीदे थे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 5 लाख लिखा है, तो 5 लाख वाली वैल्यू यहाँ पर आपने इंक्लूड करके दिखा देनी है। ये चीज समझ आती है? हाँ जी प्लीज बोलिएगा, ये चीज समझ आती है? तो जो शेयर्स होल्डिंग ने खरीदे थे किस प्राइस में खरीदे थे, ये वो चीज हमने यहाँ पर लिख के दिखाई है। तो इसमें से आपने माइनस करना है फेस वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स। तो अर्पित मुझे बताएंगे इन शेयर्स की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 40,000 शेयर से, हाँ जी बिल्कुल ठीक आपने बोला, 40,000 शेयर से 10 रुपीज की फेस वैल्यू थी, तो इसका मतलब 4 लाख रुपीज इसकी फेस वैल्यू यहां पर हम इंक्लूड करके दिखा दें। ठीक है जी, ये चीज माइनस इसमें से और क्या करना है, होल्डिंग कंपनीज शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये वाला हिस्सा। तो ये आंसर मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें पोस्ट वाला जो हिस्सा है वो आपने माइनस नहीं करना है, हमने सिर्फ यहां पर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का हिस्सा लिख के दिखाया है। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट करता हूं, स्टेप नंबर 5 की वैल्यू क्या है। ठीक है, जो भी आपने शेयर्स खरीदे थे होल्डिंग कंपनी ने वो किस प्राइस पे खरीदे थे वो वाली वैल्यू, उसमें से माइनस करना है उन्हीं शेयर्स की फेस वैल्यू को, और उसमें से फर्दर माइनस करना है होल्डिंग कंपनी का हिस्सा जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब ये आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव टर्म्स भी ज्यादा हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर आंसर पॉजिटिव होगा तो उसको हम गुडविल लिखेंगे, अगर आंसर नेगेटिव होगा तो उसको हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। स्टेप नंबर 5 का पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आंसर आ सकता है। पॉजिटिव आंसर होगा तो उसको गुडविल लिख के दिखाया जाएगा, नेगेटिव आंसर होगा तो उसको हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। तो गुडविल आपके अकॉर्डिंग कहां जानी चाहिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में? हाँ जी, एसेट साइड, गुडविल हम एसेट में डालते हैं, और कैपिटल रिजर्व अगर आएगा ये कहां पर चला जाएगा? रिजर्व, रिजर्व हम लायबिलिटी साइड पे डालते हैं। ठीक है, तो गुडविल अगर आंसर आया तो एसेट साइड, अगर कैपिटल रिजर्व आया तो लायबिलिटी साइड ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये मेरे 5 स्टेप्स हैं जो मुझे कैलकुलेट करने हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, प्लीज एक बार देख के बता दीजिएगा, कोई पॉइंट अगर किसी को क्लियर नहीं है तो एक बार हम उसको फटाफट से वापस से डिस्कस करते हैं।